हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन निकालना सीखा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज़ फोर्स, आपका वर्क डन, ठीक है। उन सबकी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैंने बताया था कोई डायमेंशन फार्मूला और कैसे डायमेंशन उसका निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो आपको पता था, आपने निकलवाया था लास्ट टाइम पे, दैट इज़ F इक्वल्स टू फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m/L/t-2, ठीक, यही तो था डायमेंशन फार्मूला। और उसका डायमेंशन, तो ये डायमेंशन फार्मूला था, नल फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक, ये होता है, मिलाना सीखा था। और डायमेंशन जो इसका होगा दैट इज़, हमने क्या लिखा था डायमेंशन, आपका डायमेंशन इसका होगा, हमने कहा था 1,1,-2, ये बताया था आपको। तो ये आपका क्या है, डायमेंशन हुआ, और वो डायमेंशन आपका फॉर्मूला हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ किसका, मास का सिर्फ, तो आपको वन नहीं लिखना, डायमेंशन ऑफ मास जो बेटा होगा वो दैट इज़ कैपिटल M, यही तो ध्यान रखिएगा। डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का पूछा जाएगा तो दैट इज़ कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T ब्रैकेट में लिखते थे। लेकिन फॉर एनी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन जो होगा वो उसके एक्सपोनेंट्स या पावर्स को कहा जाता है। तो ये बात आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताना रह गया था आपको। तो आपको ध्यान रखना कि डायमेंशंस जो होते हैं दैट इज़ नथिंग बट द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बट फॉर कह सकते हो कि आपका जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मास है, टाइम है, तो आपको क्या ध्यान रखना, मास और टाइम के लिए, जैसे टाइम मैं लिख दूँ तो टाइम के लिए आपका क्या है कैपिटल T, ठीक। टेम्परेचर के लिए क्या होगा, दैट इज़ कैपिटल K। तो ऐसे सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस जो है, जो उनका हमने सिंबल टर्म्स बनाए थे, वही उनके डायमेंशंस भी कहलाते हैं। और डायमेंशन फार्मूला तो उनसे मिलके बनता है आपका। ये आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी और ध्यान रखनी चीज़ को है। अब हम इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल और लगाते हैं कि आपको हमको समझना है कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए डायमेंशन फार्मूला बनाइए तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में बना रहे हैं। लेकिन सपोज दैट क्वेश्चन जो है कह दे कि नहीं, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ MLT के फॉर्म में नहीं लिखना है, अब किन्हीं और टर्म्स के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, तो एक क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ रो डेंसिटी क्या है, रो सिंबल दे दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g दे दिया है, फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक, मैंने सिंबल ले लिया। आर ये बेसिक मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने मान ली, दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज़ मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब इनकी हेल्प से बताना है कि फोर्स का डायमेंशन या डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि अब हमें तो कोई रिलेशन नहीं पता, फोर्स का फार्मूला नहीं पता डायरेक्टली हमको कि डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी के बीच में। तो हम ऐसा करते हैं, इन सबके डायमेंशंस लिख लेते हैं और इनको क्या करेंगे, डायमेंशन की हेल्प से थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करके भी एलिमिनेट करके निकाल देंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको हम। तो हमने इसके लिए क्या किया, आप देखिए, आपको पता है कि रो जो होता है डेंसिटी होता है, और डेंसिटी का अगर हम डायमेंशन लिखें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फार्मूला लिखें विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दैट इज़ MLT के फॉर्म में, तो डेंसिटी होता था मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ उसको, तो मास के लिए क्या हुआ, तो मास के लिए आपका M, ठीक, और अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या, लेंथ का क्यूब ही तो होता है, लेंथ की पावर मतलब साइड का क्यूब, तो L की पावर ऊपर जाएगी -3 हो जाएगा, तो ml-3 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशन फार्मूला। लेकिन उन्होंने कहा है कि रो डेंसिटी का सिंबल जो रो लिया गया ये बेसिक क्वांटिटी, तो इसके इक्वल कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको ये क्या, इसको ब्रैकेट में, क्योंकि ये भी बेसिक क्वांटिटी मानी गई है, ठीक। ऐसे दूसरी लिख लेते हैं आपकी G, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M तो 0 हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए, लिख दिया M के फॉर्म में, MLT के फॉर्म में लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। और आपका L क्या आ जाएगा, तो क्या होता है भाई, आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे L/t-2, यही तो आएगा, ठीक। और वैसे ही लास्ट आपका है क्या, फ्रीक्वेंसी कहा गया है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t, मैं बोल रहा हूँ समझ जाइएगा, 1/t मतलब कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या T की पावर -1,
तो यहाँ से अगर हम चाहें इन रिलेशंस की हेल्प से हम m, l, t इन सब की वैल्यूज़ किसके फॉर्म में, g, रो और न्यू के टर्म्स में निकाल सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट कर निकाल लेंगे, क्योंकि m की वैल्यू, l की वैल्यू, t की वैल्यू। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रो, g और न्यू के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसके फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे वो क्या क्या इससे ऑब्टेन हो रहा है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हो t इक्वल्स टू आ जाएगा न्यू की पावर -1। यहाँ पे आप बेटा m की पावर 0 तो 1 ही हो गया, छोड़ दीजिए इसको, ठीक। लेकिन अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे l t की वैल्यू रख दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो न्यू की पावर -1 रख देंगे, तो यहाँ पे t की पावर -2 +2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं इधर डायरेक्टली ले जाऊँगा, तो मैं डायरेक्टली आप समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे l की वैल्यू को निकाल लूँगा। देखिए तो निकल के क्या आएगा आपका, l इक्वल्स टू आएगा g न्यू और क्या आ जाएगा -2, ये तो आ जाएगी वैल्यू उसकी, g न्यू -2। क्यों, देखिए फिर समझ लीजिए भाई, हमने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू की पावर -1 होगा, तो न्यू की पावर -1 का होल की पावर लिखेंगे, न्यू की पावर -1 का होल की पावर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो न्यू की पावर 2 हो जाएगा। और जब इधर जाएगा g के साथ डिवाइड में, तो न्यू की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऊपर, अब आपको यहाँ पे m निकालना चाहिए, तो m l की पता है आपको वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे हो जाएगा रो और यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखना चाहें तो आप कर सकते हैं g की पावर 3 और न्यू की पावर -6। देखिए ये कैसे आया, आपने क्या किया, l की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट किया, क्या g न्यू की पावर -2, न्यू टू द पावर -2, तो यहाँ पे स्मॉल g, तो यहाँ पे क्या स्मॉल g का माइनस की स्मॉल g का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो g की देखिए g न्यू -2 होल की पावर -3 होगा यहाँ पे, l की सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, g की पावर 3 हो जाएगा -3 और न्यू की पावर +6 आ जाएगा। लेकिन जब इधर जाएगा रो के साथ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ निगेटिव की पावर वो पॉजिटिव और पॉजिटिव जो कि निगेटिव आ जाएगी, तो वही यहाँ पे हो गया रो g टू द पावर 3 न्यू की पावर -6। ये डायरेक्टली आपको समझ में आ गया वैल्यू कैसे ऑब्टेन हुई। अब हम फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन शायद हमें पहले से नोन है हमको, क्या होता है, चलिए दोबारा लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन आपको फोर्स होता है, पीछे निकाल चुके हैं, कल लास्ट वीडियो में हमने आपको ऑब्टेन करवाया था कि क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है m l t -2, यही तो होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसके फॉर्म में यूनिट्स के फॉर्म लिख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भी समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें हम इसकी, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे m l t की, तो g और रो के स्मॉल g और रो और न्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो m के लिए कहते हैं रो g क्यूब न्यू की पावर -6, l के लिए क्या है g न्यू -2 न्यू की पावर -2, ठीक। और t के लिए क्या आ जाएगा न्यू -1 और इसकी पावर कितना आपका लिखा था इसमें, दैट इज़ -2, यही तो आपका आ जाएगा। तो इसको जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा, देखिए g की पावर 4 हो जाएगा आपको, रो g टू द पावर 4 और न्यू की पावर -6 और यहाँ पे आपका माइनस में प्लस हो जाएगा, देखिए पावर, तो न्यू की पावर -6 और न्यू की पावर आप देख सकते हैं -2 एंड न्यू की पावर +2। तो ये आपको पता है कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो ओवरऑल जो बचेगा मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ, साइड में लास्ट में यहाँ पे, तो F इक्वल्स टू, अगर डायमेंशन देखेंगे तो रो g टू द पावर 4 न्यू टू द पावर -6। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस रिलेशन। ये बात आपको ऑब्टेन यहाँ पे समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमने फोर्स की रिलेशन या डायमेंशन रिलेशन नहीं कह सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला जो हमने बनाया है इन टर्म्स ऑफ रो जी एंड न्यू के फॉर्म में बना लिया। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ वेरिएबल्स डायमेंशनल होते हैं और कुछ वेरिएबल्स डायमेंशन लेस होते हैं। ऐसे कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो डायमेंशनल होते हैं और कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं। सिंपल सी बात है, जिनकी यूनिट्स होंगी
मेजरमेंट यूनिट्स होंगी वो आपके डायमेंशनल हमेशा होंगे, और जिनकी नहीं होगी वो डायमेंशन लेस होंगे। इस बात को हम समझते हैं। ठीक ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट लिखा है, तो वही डिफरेंट टाइप्स में डायमेंशनल लेस और डायमेंशनल। तो देखिए पहला कौन सा बताया, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिनका हमने कहा था यूनिट होगी, तो उसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which possess dimensions and have वेरिएबल वैल्यू। डायमेंशन मतलब यूनिट्स होंगी, उनके डायमेंशंस होंगे, बट डायमेंशंस देखो जैसे आपको एरिया को कहा जाए, एरिया भी बताऊंगा डायमेंशनल वेरिएबल है। तो क्यों, क्योंकि एरिया के तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी डायमेंशंस होंगे भाई, क्योंकि वो किसका एरिया जो होता है वो लेंथ का ही तो स्क्वायर होता है भाई। सिंपल लेंथ का स्क्वायर कर दो साइड इनटू साइड, तो आपको एरिया ऑब्टेन हो जाता है। तो विच पॉसेस डायमेंशंस, देख जिनके डायमेंशंस होते हैं, एंड हैव कह सकते हैं आप, ठीक, एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज। ठीक, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो आपका जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है, ठीक, वेलोसिटी है, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप ये कह सकते हो, उनका सबका कोई ना कोई डायमेंशन है आपका। तो ऑल आर डायमेंशनल है। उसके पास क्या वेरिएबल्स, जो वैल्यूज़ आती हैं वो डायमेंशनल वेरिएबल्स के फॉर्म में आती हैं। उनकी वैल्यूज़ में यूनिट भी होती है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 20 मीटर स्क्वायर, तो ये सब क्या हुआ, डायमेंशनल वेरिएबल्स आपके कहलाएंगे। ऐसे अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपका होता है डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कौन से होंगे, तो सिंपल सी वजह से रेशियोज जो होते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस, डायमेंशंस नहीं होंगे, बट हैव वेरिएबल वैल्यूज, उनकी वैल्यू तो होगी लेकिन उनके क्या होगा, डायमेंशंस नहीं होंगे उनके। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच सिंपल डज नॉट possess dimension but having क्या होगा, but having variable values, अलग अलग वैल्यूज़ होंगी उसकी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए आप। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं एंगल जैसे आपने पढ़ा था, एंगल का डायमेंशन कोई नहीं पढ़ा था आपने। और एंगल इज़ ऑल्सो द रेशियो, अगर कहा जाए तो रेशियो होता है। साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री भी देखते तो एंगल्स के बेसिस पे क्या होता है, रेशियो के बेसिस पे ऑब्टेंड होता है। तो एंगल हो गया। फिर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कुछ भी नहीं है, आपका 9th क्लास में आपने टर्म पढ़ा होगा, रिलेटिव डेंसिटी, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको याद हो, रेशियो होता था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर का। ऐसे ही आपका क्या होता है, एक क्वांटिटी और होती है आपकी, एंगल हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, और भी बहुत सारी होती हैं। स्ट्रेन आप पढ़ोगे अभी चैप्टर में आगे, जब आप सेकंड पार्ट पढ़ोगे वॉल्यूम 2, तो उसमें आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे स्ट्रेन वर्ड आएगा, और बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये सब क्या, रेशियोज़, जो रेशियोज़ होते हैं तो क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटीज़ के कह सकते हो। तो वहाँ पे जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उसकी वो डायमेंशन लेस वैल्यू, क्योंकि डायमेंशन उसका नहीं रह जाता है, या कह सकते हो यूनिट उसकी नहीं रह जाती है। इस तरीके से अगर आप और देखेंगे तो आपका कांस्टेंट्स भी होते हैं, डायमेंशनल होते हैं और डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट्स देख लेते तो आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट पे देख लेते हैं, फिर डायमेंशन लेस। तो डायमेंशनल कांस्टेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनके डायमेंशंस होते हैं यूनिट्स होंगी। तो आपको पता है जैसे कि कांस्टेंट में फिक्स वैल्यू जिसकी हो,
लेकिन उसकी साथ में यूनिट भी अटैच्ड हो, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला तभी तो बनेगा। तो आपको हम एग्जाम्पल डायरेक्टली बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आपको लैंग्वेज डेफिनेशन तो समझ में आ रहा है क्या लिखनी है, डेफिनेशन मतलब क्या, इसका रीज़न स्टेटमेंट क्या लिखना है इसके बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पर से आप कैपिटल जी लेते थे तो क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही तो होता था ग्रेविटेशनल, जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं, उसमें आपने यही तो निकाला था कैपिटल जी, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1m2/r²। तो कैपिटल जी की वैल्यू आई थी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो वो क्या थी आपकी, एक कांस्टेंट था और उसकी यूनिट होती डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ आपका। ऐसे ही आपका अगर आप और भी याद करें तो ऐसे एक होता है प्लैंक, फिलहाल आप यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में यूज़ भी होता है, कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट जिनकी यूनिट्स होती हैं दैट आर कॉल्ड, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपका। तो ये आपका क्या डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ। ऐसे ही आपका डायमेंशन लेस कब होगा, सिंपल सी बात, जिसकी यूनिट्स नहीं होंगी, यूनिट्स जिसकी नहीं होंगी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन से होंगे, एग्जाम्पल से मैं इसको समझा भी रहा हूँ। तो वो होंगे जैसे कि आपका पाई की वैल्यू 3.14 आप लेते हो, लेकिन यूनिट तो नहीं बोलते कि 3.14 मीटर पर सेकेंड या मीटर स्क्वायर। भाई पाई क्या है, कांस्टेंट है कि उसकी वैल्यू है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं, यूनिट नहीं उसकी कह सकते हो। ऐसे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक ई होता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो डायमेंशन उन्हीं के लिख सकते हैं जिनकी यूनिट्स होंगी, सिंपल सी बात, ये भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हम समझते हैं डायमेंशन का की एप्लीकेशंस की, डायमेंशन जो आपको कॉन्सेप्ट पर डायमेंशन एनालिसिस जो करना सीखा आपने, आप डायमेंशन फार्मूला बनाना सीखा, और डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती हैं। तो देखिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है, ठीक। तो एप्लीकेशंस पहली क्या है, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, मतलब कि हम एक सिस्टम यूनिट के सिस्टम को दूसरी यूनिट के सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप CGS से MKS में कन्वर्ट करते हो, कहते नहीं 1 सेंटीमीटर को 10⁻³ मीटर्स आप कह सकते हो, ठीक। तो अब क्या 10⁻², जैसे कि कहते हैं नहीं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10⁻² मीटर। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपने क्या किया, CGS से MKS में कन्वर्ट किया। तो अभी सिस्टम्स जो आप यूनिट्स के होते हैं, तो वहाँ पे कन्वर्ट करने का जो तरीका डायरेक्टली आप करते थे उसको हम डायमेंशन की हेल्प से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन की, रिलेशन कोई सही गलत है, जैसे F इक्वल्स टू ma है तो फिजिकल रिलेशन है एक, ठीक। तो ये करेक्ट है या बनी है या रॉन्ग है, ये हम डायमेंशन की हेल्प से उसको चेक कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि हमें डेंसिटी, ग्रेविटी और फोर्स में जो रिलेशन निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन की हेल्प से हम ये रिलेशंस नई ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी न्यूमेरिकल इस वीडियो में स्टार्टिंग में किया था, उस टाइप पे बेस्ड ही हम कॉन्सेप्ट को लेके डायमेंशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो हम एक एक करके हर फिजिकल क्वांटिटी की हर डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से, कैसे उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, तो टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम वन सिस्टम टू ऑफ यूनिट्स टू अनदर, कैसे करेंगे कन्वर्ट, मैंने कहा था पहला आपका ये एप्लीकेशन है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो आपको पता है कि जैसे कि आपने हमें बताया आपको कि जो यूनिट, जैसे हमने कहा कि फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है। तो उसको हम किसी अदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बदल जाती है, लेकिन क्या उसकी इफेक्ट जो होता है, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो उतनी की उतनी ही रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको पता है तो हम ये जानते हैं, अगर हम चलो उसको बात को जो मैंने बोला लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका क्या कहेंगे, उसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो उसका वैल्यू रहेगी, क्वांटिटी वो उतनी की उतनी रहेगी। जैसे मैंने कहा कि एक हमने एरिया निकाला, सपोज दैट एग्जांपल तौर पे एरिया निकाला आपने 20 मीटर स्क्वायर, या आपने चलो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, भाई आपको मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो आपका क्या 20 × 10⁻⁴ कर सकते हैं।
तो -4 मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या ये आपकी मैग्नीट्यूड जो था, उसका इफेक्ट जो था, वैल्यू थी इसकी, जो क्वांटिटी थी, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, 20 मीटर स्क्वायर। बात तो एक ही, बस यूनिट में खाली कन्वर्ट हो गया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी हो, सेंटीमीटर, भैया सीजीएस था और ये आपका एमकेएस के फॉर्म में लिख दिया। तो ये बात हमको पता है। तो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसका एक तरीका बनाते हैं, मेथड, जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा है कि हमने कहा कि एक टर्म्स को नाम दे दिए। क्या ये यूनिट को है, तो यूनिट को हमने एन नाम दे दिया, 20, ठीक, एन, तो ये N1 यूनिट थी, बात को N2 हो गई। तो सॉरी, इसकी वैल्यू जो थी वो 20 थी, बात को 20 - 4 हो गई। तो वैल्यूज हो गई, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इसको हम एक वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन इसकी ऑब्टेन कर लें, इसकी बेसिस पे हम आपको इसका मेथड बताएंगे। तो हमने माना क्वांटिटी जो थी, कोई भी क्वांटिटी क्यू होगी, उसकी वैल्यू N1 थी, यूनिट उसकी कुछ टाइम U1 थी। अगली बार वैल्यू उसकी चेंज हुई, यूनिट उसकी कुछ बदल गई, ठीक, U2 हो गई। तो U क्या है, U1 U2 आर द यूनिट्स और N1 N2 क्या है, उसकी वैल्यूज़। लेकिन दोनों का मल्टीपल जो कह सकते हो, जो उसका में भी दिखाया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, दोनों की सेम क्वांटिटीज़ हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब सेम बात को, सेम अमाउंट को दिखा रहा है, शो कर रहे हैं, बस यूनिट्स की अलग अलग हैं। इनके बेसिस पर अगर देखें तो हमने अभी बोला था आपसे कि यूनिट्स जो होती हैं, जिनकी यूनिट्स होंगे उनके डायमेंशंस भी होंगे। तो अगर हम चाहें तो U1 को आप डायमेंशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो मास, लेंथ और MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो U1 जो आपका हो जाएगा, दैट इज़, तो क्या हो सकता है इसका, M1 L1 और T1 लिख सकते हैं। लेकिन पावर A B और C, ये बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या लिखा, MLT के फॉर्म में और M1 L1 T1, क्योंकि ये कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। M1 L1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही हमने डायमेंशन के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया है। और किसी भी पावर की हो सकती है, क्योंकि भाई जैसे कि अगर लेंथ हम ले रहे हैं तो एरिया ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हुआ, तो उसकी पावर 2 हो सकती है। किसी और क्वांटिटी की बात करेंगे अगर हम, फोर्स की, तो क्या होता था, अगर आप देखा जाए तो MLT की पावर -2 होता था। तो यहाँ पे पावर्स 1 1 1 और -2 होती थी। तो यहाँ पे ABC उसके अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग, जो क्वांटिटी की बात करें उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर्स होंगी। लेकिन वो पावर्स जो होती है यूनिट्स सीजीएस से, चाहे MKS में जाए, चाहे MKS से CGS में जाए, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाएँ, हमारी पावर्स जो रहती हैं उन बेस डायमेंशंस की, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, वो हमेशा वही रहती हैं, सिर्फ इनकी यूनिट्स बदल जाती हैं। तो देखिए, ऐसे दूसरी U2 मान लेते हैं, तो वो क्या होगी, M2 L2 T2, यूनिट्स बदल गई, लेकिन उनकी पावर्स मैंने क्या कहा था, वही रहेंगी ABC, ठीक। अब इसी बात को ऊपर रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बात होगी, देखिए इसको, तो देखिए हम इसको कर लेते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा आपका, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा N1, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें इक्वेशन में, फर्स्ट में, इन फर्स्ट इक्वेशन, तो N1 M1A L1 B T1 C, और यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 M2A L2 B T2 C, यही तो होगा। अब यहाँ से अगर N1 यूनिट हमको निकालनी हो या N2 ऑब्टेन करनी हो, तो वैसे क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, हमें N1 कोई ना कोई यूनिट दी होती है, N2 किसी न किसी में कन्वर्ट करनी होती है। भाई हमने कहा 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, या 10 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो, तो N1 क्या 10 हुआ। अब जब मीटर MKS CGS में कन्वर्ट की वैल्यू बदल जाएगी, तो N2 निकालना, तो इसके अकॉर्डिंग N2 का निकालना पड़ जाए, तो N2 = हो जाएगा आपका N1, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो पूरा आ जाएगा, एक साथ में कर रहा हूँ, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, ऐसे T1/T2 की पावर C। तो ये आपको रिलेशन बन गई, जिसकी हेल्प से आप किसी भी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इस बात को हम समझते हैं, ठीक, कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस पे बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कन्वर्ट करना है किसको, आपको जूल को अर्ग में। क्वेश्चन ऐसे कि दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग।
जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। मतलब कि जूल जो है वो आपका एसआई सिस्टम में तो एमकेएस में आता है और अर्ग आपका सीजीएस में आता है, कन्वर्ट करना है। जूल अब हमको पता करना पड़ेगा जूल यूनिट होती किस, क्योंकि डायमेंशन चाहिए होगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन बना वो डायमेंशन के फॉर्म में बनी हुई है। तो डायमेंशन हमारा, इसका डायमेंशन फार्मूला बना लेते हैं जूल का। तो वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो जूल यूनिट किसकी, एनर्जी की या वर्क डन की। तो हम इसके लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी या वर्क डन, किसी का भी कह सकते हैं, उनकी यूनिट होती है एनर्जी, और वर्क डन भी कह सकते हैं आप। तो क्या होगा, आप पीछे निकालना सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो क्या निकलेगा, फोर्स इनटू वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, तो फोर्स के लिए होता था, और डिस्प्लेसमेंट एल और हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, यही तो आएगा। ठीक, ये आपका नॉर्मली आपका डायमेंशन हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है भाई, जूल किस में, एसआई में था, कन्वर्ट किस में करना, सीजीएस में। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें एक पार्टीशन कर लेंगे बीच में। ठीक, और एक तरफ लिख लेंगे एसआई, दूसरी तरफ किस में सिस्टम, सीजीएस, जिसमें कन्वर्ट करना हो। अब इसमें आपको जो जो चीज़ दी हुई है उसके कौन कौन यूनिट्स, भाई एमएलटी को करना है। तो यहाँ पे M1 आप L1 और T1 लिख लीजिए, यहाँ पे आप M2 L2 और T2 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए M1 जो है, आप जहाँ उसको जो यूनिट्स होती हैं यूनिट के फॉर्म में लिख लीजिए कि 1 के लिए कितना है। तो आपका यहाँ पे करना है कि 1 जूल के लिए करना है। तो फिलहाल मास में, तो एसआई में क्या होता है, मास केजी में लेते हैं, तो 1 kg यहाँ लिख लीजिए। लेंथ को मीटर में 1 मीटर, टाइम को सेकेंड में 1 सेकेंड। सीजीएस में किस में होता है, 1 ग्राम। लेंथ किस में होती है, 1 सेंटीमीटर। टाइम हमेशा सेकेंड में ही रहता है। अब जिसमें कन्वर्ट करना है किसी एक को, एसआई को या सीजीएस, किसी एक को पकड़ के उसके, वैसे आप हमेशा पैटर्न याद रखिए कि एसआई जिसमें कन्वर्ट करना हो, जो वैल्यूज़ एलएचएस में उन्हें मानी है और जिसमें कन्वर्ट करनी है आरएचएस में, तो हमेशा एलएचएस की वैल्यूज़ को आरएचएस वाली वैल्यू यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि एसआई की किस में कर लें, सीजीएस में कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने, 1000 ग्राम। सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का तो सेकंड वही रहेगा। ठीक, अब आपकी रिलेशन जो थी उसको अप्लाई कर दीजिए भाई, कि इसमें N2 आपको निकालना है कि वैल्यू कितनी होगी, और N1 कितना, 1 के लिए पूछा गया। तो देखते हैं उसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखिए आपने रिलेशन क्या बनाई थी, अगर देखा जाए तो N2 इक्वल्स टू N1, और फिर क्या आपका था, M1 अपॉन M2 की पावर A। ठीक, और L1 अपॉन L2 की पावर B, और आपकी T1 अपॉन T2 की पावर C। अब यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालना बस सीख लें। तो ABC की वैल्यू क्या होगी, जो अभी हमने वर्क डन का डायमेंशन निकाला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, तो उनके एक्सपोनेंट्स जो होंगे वही यहाँ पे ABC होगा, MLT का जो एक्सपोनेंट्स। तो वहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो आपका कंपेयर, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1, B इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और C इक्वल्स टू हो जाएगा -2। समझ गए, देखिए M की पावर 1, तो A इक्वल्स टू 1 हो गया। L की पावर 2, तो B इक्वल्स टू 2 हो गया। आपका T की पावर -2 C होता है, T टू द पावर C, तो -2 हो गया C की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से हमने ABC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो N2 निकालना है, N1 कितना है, 1 था, यूनिट पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 जूल के लिए कहा गया। M1 सब्स्टिट्यूट करते चलो सब कुछ। M1 कितना था आपका, हमने M1 को आपने क्या किया था, CGS से, सॉरी SI से CGS में कन्वर्ट किया, तो वैल्यू कितनी 1000 रखी थी, और M2 कितना 1, और A की वैल्यू की पावर 1 है। ऐसे L1 कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100 कन्वर्ट कर सेंटीमीटर कर लिया था, नीचे यूनिट सेम, हमें यूनिट्स का रेशियो लेते हैं हमेशा हमें। ठीक है, तो यहाँ नीचे अपॉन में 1, और B की पावर कितना था, 2 था, और C अब देख लेते हैं। तो C में क्या होगा, पावर C है, तो C की पावर कितनी थी, -2 था। ठीक, और T1 अपॉन T2 यहाँ पे, तो T1 कितना था 1, और T2 भी कितना था आपका 1। अब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया सारी वैल्यूज़ को पीछे से। तो N2 देख लीजिएगा पीछे वीडियो में बैक करके, पीछे वैल्यूज़ हमने क्या क्या ली थी। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा,
10 की पावर 3, 10 की पावर 2 की पावर 2 और 1 टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, तो यहाँ पे 4 3 7 7 आ जाएगा, 10 की पावर 7। तो ये आपकी क्या गई, उसकी वैल्यू ऑब्टेन हो गई और जिस यूनिट में चाहते हैं उसमें कन्वर्ट हो गई। तो यही आप चाहते तो सिंपल तरीके से हो सकता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन की हेल्प से ऐसे ही आपको करना सीखना है। तो आप कह सकते हो 1 जूल जो होता है यहाँ से वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से ये आपने ऑब्टेन कर लिया। तो हमने ये एक एप्लीकेशन को सॉल्व करना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इतना रिवाइज करिए। जिसको डाउट हो वो कमेंट्स में या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।